हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसे पेपर 1 भी बोला जाता है, 2019 का। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी हो जाता है आप उसके प्रीवियस ईयर को एक बार एनालिसिस करो। जब हम एचपी सेट के 2017, 18 एंड 19 के क्वेश्चन पेपर को का एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इन तीनों क्वेश्चन पेपर्स के टॉपिक्स में भी, डिफ़िकल्टी लेवल में भी और एग्ज़ाम पैटर्न में भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिमिलैरिटीज़ है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इन तीनों क्वेश्चन पेपर्स को एक बार एनालाइज करो। 2017 एंड 18 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। वहाँ पे जाके आप इन दो क्वेश्चन पेपर को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जिसमें कि इनका डिटेल में क्या हुआ है, क्वेश्चंस का भी क्या हुआ है, डिस्कशन हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर। ये पीडीएफ एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है लेट्स रीड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास वो है, एनी मेजर इंडिकेटेड द सेंटर ऑफ सेट ऑफ डाटा arranged in an increasing or decreasing order of magnitude is called a measure of। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है हमारे पास क्यूनेस, बी ऑप्शन है सिमिट्री, सी ऑप्शन है सेंट्रल टेंडेंसी या डी ऑप्शन है डिस्पर्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बाय एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बाय एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या डी ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा का बेस्ट डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन है ऑर्डिनरी डाटा, बी ऑप्शन है एग्जिस्टिंग डाटा, सी ऑप्शन है प्राइमरी डाटा या डी ऑप्शन है ऑर्डिनल डाटा। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जिस्टिंग डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जो कि हमारे को इस टेबल से फाइंड आउट करके करने हैं, जो कि होते हैं डीआई के क्वेश्चन, इनको बोलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ द कम्युलेटिव पास परसेंटेज ऑफ ऑल स्कूल्स इन ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। तो जो मतलब इसमें आपको एवरेज बतानी है कि एवरेज परसेंटेज क्या है ऑल स्कूल्स इन ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम्स के बारे में। तो यहाँ हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ की जो स्ट्रीम है वो ये वाली है। तो ये हमारे पास टोटल है और ये हमारे पास पास्ट है, तो इनका आपको एवरेज बताना है। तो जब हम 87, 68, 60, 85 का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। और जब हम पास स्टूडेंट का सम करेंगे तो वो, जब आप इन चारों नंबर्स को सम करोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 264। तो अब हमारे को सिर्फ इसकी क्या करनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, निकालेंगे इसकी 264 ओवर 300 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। और जब हम 3 को 264 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 24 8 और 24 8, तो 88% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 88? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन चारों में से, और ये भी हमारे को किसको कंसीडर करके करना है, जो ऊपर टेबल दिया गया था। इन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम द पासिस परसेंटेज ऑफ सी इज हायर देन दैट ऑफ द स्कूल ए। इसमें आपको स्कूल को कंपेयर करके और उनके डिफरेंट स्ट्रीम्स को क्या करना है, देखना है कि वो किस स्ट्रीम से था। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जब करेंगे आपको परसेंटेज निकालनी है सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन द कॉमर्स स्ट्रीम द पास परसेंटेज ऑफ स्कूल डी इज हायर देन दैट ऑफ द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, which portal providing national digital infrastructures for teachers was launched in Teachers Day 2017।
तो कौन सा हमारे पास नेशनल कौन सा पोर्टल क्या हुआ था हमारे पास प्रोवाइड किया गया था, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर टीचर्स लॉन्च्ड ऑन टीचर्स डे 2017। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है हमारे पास दीक्षा, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है ज्ञान, या ऑप्शन डी है शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीक्षा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास दीक्षा, तो दीक्षा की क्या हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम क्या हो जाए, फुल फॉर्म पूछी जाए। तो ये तो आपको अब यहाँ से भी पता चल गया कि टीचर्स डे जो कि कब होता है 5 सितंबर को 2019 में दीक्षा को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और जो दीक्षा की फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इस तरीके की फुल फॉर्म भी आपसे क्या हो सकती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, डैश डैश डिनोट्स एन एरर इन एन कंप्यूटर प्रोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन है बिट, बी ऑप्शन है बग, सी ऑप्शन है स्पैम, डी ऑप्शन है बाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बग। बग को बोलते हैं हम एरर किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कौन सा डोमेन नेम हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ए ऑप्शन है gov.in, बी ऑप्शन है mil.in, सी ऑप्शन है ac.in, या डी ऑप्शन है .com। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ac.in। तो ac.in जो डोमेन है वो यूज़ करते हैं हम गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और कौन कौन से यूज़ होते हैं हमारे पास गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ac.in के अलावा भी। तो edu.in को भी हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और res.in को भी यूज़ करते हैं हम किस में, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तो जो government.in है इसका यूज़ करते हैं हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, mil.in का यूज़ करते हैं हम मिलिट्री में, या .com का कहाँ यूज़ करते हैं हम किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गूगल एप्लीकेशंस। ए ऑप्शन है Gtalk, बी ऑप्शन है ब्लॉगर, सी ऑप्शन है क्लासरूम, डी ऑप्शन है जैमबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Gtalk। ये जो हम आंसर की डिस्कस करे हैं ये HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आंसर की अपलोडेड है उसके अकॉर्डिंग ही हम ये जो आंसर की है इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर बाय वेबसाइट इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स प्रेफरेंस इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है लॉग, बी ऑप्शन है रिपोर्ट, सी ऑप्शन है कुकी, या डी ऑप्शन है हिस्ट्री। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में क्या सही नहीं है। तो जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है ये यूनिट नंबर 9 पीपल एंड एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। ये पेपर 1 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। तो चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ए ऑप्शन है इट वॉज अडॉप्टेड इन 1997, बी ऑप्शन है द ऑब्लिगेशंस टू रिड्यूस एमिशन इज पुट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, सी ऑप्शन है इट एम्स एंड रिड्यूसिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशंस इन एटमॉस्फेयर, या डी ऑप्शन है इट इज़ लीगली बाइंडेड ट्रीटी। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है तो ये अडॉप्ट कब किया गया था 1997 में। तो ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। डी है इट इज़ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और इट एम्स एंड रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास सही हो जाएगा। तो जो सही नहीं होगा वो होगा बी ऑप्शन, और वही क्या है हमारे पास राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का बी। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल्स है वो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को कम करने के लिए तो है ही,
पर कौन कौन सी गैसेज इसमें इंक्लूडेड होती है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल में गैसेज को इंक्लूड किया गया है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCS और PFS, और एक और गैस है जो है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6। तो ये जो गैसेस है ये क्योटो प्रोटोकॉल में इंक्लूडेड है। तो इनको भी आप याद करके जाइए। अभी 2024 की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इन विच कंट्री द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है इंडिया, सी ऑप्शन है इजिप्ट या डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इंडिया में। और इंडिया में कहाँ है, गुरुग्राम में। इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो को भी डिस्कस किया है, जिसको जाके आप एक बार देख सकते हो, जिसमें से कि मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पेपर 1 के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, हो जाता है, और जिनको पढ़ के आप 40+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उसका टारगेट हमारे को कब के लिए अचीव करने के लिए बोला गया है। तो ए ऑप्शन है 2050, बी ऑप्शन है 2035, सी ऑप्शन है 2030 या डी ऑप्शन है 2025। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिनको हम शॉर्टकट में SDG भी बोलते हैं, तो SDG कब आया था ये 2015 में ये आया था। इसमें कितने गोल्स की बात की गई थी, 17 गोल्स। तो ये जो 17 गोल्स है ये भी आपको याद होने चाहिए। तो इन 17 गोल में से जो गोल नंबर 4 है वो रिलेटेड किससे है, क्वालिटी एजुकेशन से। ये वाला टॉपिक बहुत बार नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया कि जो गोल नंबर 4 है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपसे पीपल एंड एनवायरनमेंट में भी पूछा जाता है और हायर एजुकेशन से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप 17 गोल्स को क्या है इनको याद करके जाइए। तो जब ये 2015 में अडॉप्ट किया गया था तो इसका टारगेट जो हमारे को अचीव करना था वो करना था हमारे को 15 साल के बाद, जो कि होता है 2030। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। एडिशन ऑफ फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर लीड्स टू। फॉर ए ऑप्शन है इंक्रीज्ड एल्गल ग्रोथ, बी ऑप्शन है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, सी ऑप्शन है रिड्यूस्ड एल्गल ग्रोथ या डी ऑप्शन है इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ डीकम्पोजर्स। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें से आपको गैसेस बतानी है कौन सा मेजर कॉज होता है, कौन सी गैसेस मेजर कॉज करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 एंड N2O, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। और इन दोनों की बात किस में और भी की गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल में भी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ रैंकिंग ऑफ अकेडमिक इंस्टीट्यूशन एज पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ऑफ MHRD। NIRF से जो है हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में भी और 18 में भी। या तो इसकी रैंकिंग पूछी जाती है कि NRF की ने किस इंस्टीट्यूट को अच्छी रैंकिंग दी, या इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि किस पैरामीटर के बेसिस पे NIRF रैंक करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो ए ऑप्शन है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, बी ऑप्शन है परसेप्शन, सी ऑप्शन है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या डी ऑप्शन है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। तो जो NIRF की रैंकिंग होती है वो 5 पैरामीटर्स के अंडर होती है। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर है हमारे पास टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। तो
उस इंस्टीट्यूट के टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज के बेसिस पे भी हम उसकी रैंकिंग करते हैं, ठीक है। सेकंड पैरामीटर है हमारे पास ये वाला, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। थर्ड जो हमारे पास पैरामीटर है वो है ग्रेजुएशन आउटकम्स, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास पैरामीटर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और जो फिफ्थ पैरामीटर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, ये है फिफ्थ पैरामीटर, परसेप्शन। किसका परसेप्शन? पीयर परसेप्शन, ठीक है। जो हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड पूछा है ना, तो जो इंक्लूडेड नहीं है वो है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 5 पैरामीटर है इस हिसाब से फिर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एनआरएफ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप गलत करके मत जाना। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये भी मैंने आपको जब हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, ये टॉपिक भी मैंने आपको बताया कि CBCS, वैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को शॉर्टकट में CBCS भी बोला जाता है। तो इस टॉपिक को भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। ए ऑप्शन है हमारे पास, इट एम्फसाइजेज न्यूमेरिकल स्कोरिंग। बी ऑप्शन है, इट गिव्स स्टूडेंट्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्सेज। सी ऑप्शन है, इट फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स मोबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। या डी ऑप्शन है, इट अलाउज स्टूडेंट्स को लर्न एट देयर ओन पेस। तो इसका जो हमारे पास हम जब ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे तो हमारे को आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। डी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न एट ओन पेस। तो ये भी हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या करता है, एक स्टूडेंट अपने पेस के हिसाब से लर्निंग को क्या करता है, डिसाइड करता है। सी ऑप्शन है, इट फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स मोबिलिटी अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या करता है, एक स्टूडेंट के पास क्या होता है, क्रेडिट्स, और उन क्रेडिट्स के बेस पे अगर उसको किसी अदर इंस्टीट्यूशन में भी अपने सब्जेक्ट को कैरी आउट करना होगा या मोबाइल करना होगा तो वो भी हो जाता है। बी ऑप्शन है, इट गिव्स स्टूडेंट्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्सेज। ये भी क्या है हमारे पास सही ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, इट एम्फसाइजेज न्यूमेरिकल स्कोरिंग। तो न्यूमेरिकल स्कोरिंग की जगह इसमें क्या होती है, क्रेडिट सिस्टम होता है ये। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारे पास गलत, क्योंकि हमारे पास नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स ऑफ लर्निंग ऑफ एनिशिएंट इंडिया इज नाउ इन पाकिस्तान। तो कौन सा एनिशिएंट इंडिया का जो स्कूल है वो कहाँ है, अब पाकिस्तान में है। ए ऑप्शन है नालंदा, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन है वल्लभी, या डी ऑप्शन है विक्रमशिला। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन लोगो ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्लू कलर इंडिकेट्स। तो जो लोगो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का, उसमें जो ब्लू कलर है वो क्या इंडिकेट करता है। ए ऑप्शन है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बी ऑप्शन है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, सी ऑप्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या डी ऑप्शन है ग्रोथ एंड एनवायरमेंट। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इन वैदिक एज द फॉर्मल सेरेमनी बाय विच द पीपल लेफ्ट द होम ऑफ हिज नेचुरल पेरेंट्स फॉर दैट ऑफ द प्रिसेप्टर वॉज कॉल्ड। तो उस सेरेमनी को हम क्या बोलते थे। ए ऑप्शन है उपनयन, बी ऑप्शन है न्याय, सी ऑप्शन है अरनायक, या डी ऑप्शन है ब्रह्मावादिनी। तो इसको जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकन्सिस्टेंट विद डीप लर्निंग। तो कौन सा हमारे पास इनकन्सिस्टेंट होता है डीप लर्निंग के साथ। ए ऑप्शन है मेमोराइजिंग फैक्ट्स, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, या सी ऑप्शन है फाइंडिंग मीनिंग्स, या डी ऑप्शन है क्रिटिकल थिंकिंग। तो जो वर्ड्स हमारे पास रिलेटेड होंगे डीप लर्निंग के साथ, डीप लर्निंग का मतलब होता है कि जब आपने चीज़ों को क्या कर लिया हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हो, या आपको उस सब्जेक्ट की एप्लीकेशंस पता हो और उसके मीनिंग्स पता हो, और उसमें आपने क्या कर दिया क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। तो ये जो है वो रिलेटेड होते हैं डीप लर्निंग के साथ। और जो नहीं रिलेटेड होता, जो इनकन्सिस्टेंट होता है, वो होता है मेमोराइजिंग फैक्ट्स। तो ए ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ मल्टीकल्चरिज्म। तो आपको नहीं बताना है कौन सा बेनिफिट नहीं है मल्टीकल्चरिज्म का। ए ऑप्शन है एनफोर्समेंट ऑफ बिलीव्स ऑफ द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप, बी ऑप्शन है वैल्यूज डाइवर्सिटी, सी ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ प्रिजुडिस नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, या डी ऑप्शन है प्रोविजंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनफोर्समेंट ऑफ बिलीव्स ऑफ डोमिनेंट एथनिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डू एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर। तो एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे पास क्या मेजर करते हैं। ए ऑप्शन है लर्नड एबिलिटीज़, बी ऑप्शन है प्रोसीजरल नॉलेज, सी ऑप्शन है करंट एजुकेशनल अचीवमेंट, या डी ऑप्शन है इनेट एबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो आपकी इनेट एबिलिटीज़ या पोटेंशियल्स होते हैं उसको टेस्ट करना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जब आप बीएड का एंट्रांस देते हो तो बीएड में हम बोलते हैं कि लास्ट में होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं भाई उसमें। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि आपको एनालाइज किया जाता है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कितना ज़्यादा है। अगर वो अच्छा है तो आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो, तो अगर कम है तो आपके एंट्रांस में कम नंबर आते हैं, तो आप बीएड में नहीं एडमिशन हो पाती आपकी गवर्नमेंट उस पर। तो वो हम मेजर कैसे करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर से, उसमें हम मेजर करते हैं इनेट एबिलिटीज़ और पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हेल्पफुल इन असेसिंग हायर लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है इंटरप्रिटेटिंग अ फॉर्मूला, बी ऑप्शन है लेबलिंग अ डायग्राम, सी ऑप्शन है डिफाइनिंग अ प्रोसेस, या डी ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग सिंबल्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रिटेटिंग ऑफ फॉर्मूला। क्योंकि जब हम इंटरप्रिटेटिंग ऑफ अ फॉर्मूला करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी लगाएंगे और सिंथेसिस भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। तो जो सिंथेसिस, एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग है ये असेस करते हैं हायर लेवल ऑफ थिंकिंग को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, गिविंग स्टूडेंट चांस टू पार्टिसिपेट इन अ क्लास activities is a characteristics of which of the following approaches to teaching learning। A ऑप्शन है authoritative, B ऑप्शन है authoritarian, C ऑप्शन है lazy faire, या D ऑप्शन है democratic। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अ मेटा एनालिसिस वुड अलाउ यू टू। ए ऑप्शन है एनालिसिस द रिलायबिलिटी ऑफ अ स्टडी, बी ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ एंटीसीडेंट्स ऑफ अ बिहेवियर, सी ऑप्शन है एक्सप्लोर वेरिएशन इन आउटकम्स ऑफ वेरियस स्टडीज़, या डी ऑप्शन है रेप्लिकेट मैनी स्टडीज़। तो इसका जो जब हम बात करते हैं मेटा एनालिसिस की या मेटा कॉग्निशन की, तो मेटा का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी भी एनालिसिस को फिर से उसका एनालिसिस करना, मतलब थिंकिंग, रीथिंकिंग ऑफ थिंकिंग। तो वो हम किस में कर रहे हैं, कौन से, जैसे ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास एक्सप्लोर वेरिएशन इन द आउटकम्स ऑफ वेरियस स्टडीज़। तो जो वेरियस स्टडीज़ की आउटकम्स है, आउटकम्स तो हमने निकाल दी एनालिसिस करके, उसको भी एक्सप्लोर करना, उसकी वेरिएशंस को भी एक्सप्लोर जब हम करेंगे तो वो थिंकिंग का भी रीथिंकिंग हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, मेटा एनालिसिस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेटा एनालिसिस, मेटा कॉग्निशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको भी आप एक बार पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन सीकिंग टू डिस्क्राइब एनालिसिस ऑल और पार्ट्स ऑफ द कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी इज नोन एज। ए ऑप्शन है हिस्टोरिकल स्टडी, बी ऑप्शन है एक्शन रिसर्च, सी ऑप्शन है एथनोग्राफिक स्टडी, या डी ऑप्शन है ग्राउंडेड थ्योरी। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में किसी भी कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं या एनालाइज करते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एथनोग्राफिक स्टडी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे देखो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे पूछ ले कि एथनोग्राफिक जो स्टडी होती है वो कौन सी स्टडी होती है, और ऑप्शन में दिया होता है क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च या एक्शन रिसर्च। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप
इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने पेपर 1 में। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। साइटेशन से भी आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो इस तरीके से टर्म्स क्या होती है तो ज़रूरी हो जाती है समझनी। साइटेशंस मीन दैट पर्टिकुलर पेपर इज बीइंग, ए ऑप्शन है कोटेड इन अनदर पेपर बाय अनदर ऑथर, बी ऑप्शन है रिप्रोड्यूस एल्सवेयर, सी ऑप्शन है सोल्ड टू अनदर पब्लिशर, या डी ऑप्शन है डिस्कस्ड ओरली बाय द अनदर ऑथर। तो साइटेशन का मतलब क्या होता है? साइटेशन का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे के काम को या दूसरे की रिसर्च को अपनी रिसर्च में क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या साइट कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, कोटेड इन अनदर पेपर बाय द अनदर ऑथर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन? ए ऑप्शन है इट इज़ अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बेस्ड ऑन रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। बी है इट एग्जामिन्स retrospectively the effect of natural occurring events on the subsequent outcome. C ऑप्शन है it allows the researchers to precisely manipulate the independent variable, या D ऑप्शन है it pre-experimentally designed based on the preset and post test of one group. इससे भी PYQ में आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो एक्स पोस्ट फैक्टर होती है वो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है वो नहीं होती। तो फर्स्ट में भी हमारे एक्सपेरिमेंटल बोला गया है, फोर्थ में भी हमारे से एक्सपेरिमेंटल बोला गया है। तो सी में क्या बोला गया? इट अलाउज रिसर्चर्स टू प्रिसाइजली मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी मेन करेक्टरिस्टिक्स किसकी है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही हमारे पास बच जाता है जो कि हमारे पास राइट आंसर भी होगा। इट एग्जामिन्स retrospectively the effect of natural occurring events on the subsequent outcomes. तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो ये जो मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स है, इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशंस ऑफ पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू एजुकेशनल रिसर्च? तो कौन सी अजम्पशन नहीं है पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू एजुकेशनल रिसर्च? ए ऑप्शन है ऑल जेन्युइन नॉलेज इज बेस्ड ऑन सेंस एक्सपीरियंस, बी ऑप्शन है मेथोडोलॉजिकल प्रोसीजर ऑफ नेचुरल साइंसेज मे बी डायरेक्टली अप्लाइड टू सोशल साइंसेज, सी ऑप्शन है ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड्स इन डिटर्मिनिस्टिक फैशन टू द सिचुएशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, या डी ऑप्शन है सोशल रियलिटी इज सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। जब हम बात करते हैं ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक पोस्ट पॉजिटिविस्टिक और पॉजिटिविस्टिक। पहले हम आया था पॉजिटिविस्टिक। पॉजिटिविस्टिक किसने दी थी? अगस्ते कॉम्टे ने, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी जिनको बोला जाता है। इन्होंने बोला था, जो भी पॉजिटिविस्टिक थे इन लोगों ने बोला था कि जो नेचुरल साइंस का प्रोसीजर होता है, जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं नेचुरल साइंसेस को पढ़ने में, उन्हीं मेथड्स का यूज़ हम कर सकते हैं सोशल साइंसेज में भी। सोशल साइंस भी क्या होती है? नेचुरल साइंस की तरह साइंटिफिक होती है। ठीक है, ये बोला था पॉजिटिविस्टिक ने। पर बाय द टाइम जब सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट हुई या सोशल फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ा गया, फिर आई थी हमारे पास पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच वालों ने क्या बोला कि जो सोशल साइंस होती है वो नेचुरल साइंसेस की तरह एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक नहीं होती, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत सारे जो होते हैं डायमेंशन ऐसे होते हैं जिनको हम साइंस से क्या कर सकते हैं, साइंस की तरह साइंटिफिक स्टडी की तरह स्टडी नहीं कर सकते। तो ये बोला था पोस्ट पॉजिटिविस्टिक ने। तो जो यहाँ पे ऑप्शन डी है कि सोशल रियलिटी इज सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, ठीक है, ये बोला था पोस्ट पॉजिटिविस्टिक ने, जो कि एजम्पशन नहीं होगी पॉजिटिविस्टिक की थी। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक ने बोला था कि जो जब हम सोशल स्टडी करते हैं तो किसी भी इंसान का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कि जो भी ऑब्जर्वेशन होती है वो किसी के लिए क्या हो सकती है, किसी के लिए क्या हो सकती हैं, तो वो क्या होती हैं? सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। तो इन टर्म्स को भी आप एक बार अच्छे से ध्यान में रख सकते हो कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक के क्वेश्चन है वो आपसे पैराग्राफ पूछा गया है, तो कॉम्प्रीहेंशन में को देख के आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मैं आपको 31 से 35 तक इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स बता देती हूँ।
तो जो 31 का हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो जो 33 का राइट आंसर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो जो 34 का राइट आंसर है वो भी है ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका भी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व्स। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा इनमें से नहीं होता है? ए ऑप्शन है जेस्चर्स, बी ऑप्शन है साइलेंस, सी ऑप्शन है वर्ड्स या डी ऑप्शन है एक्सप्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड्स। कम्युनिकेशन हमारे पास दो तरीके का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल मतलब कि जिसमें हम वर्बली बोलते हैं, ओरली बोलते हैं, जिसमें वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि आप वर्बली नहीं बोलते हो और अपने जेस्चर्स या साइलेंस या एक्सप्रेशन से ही क्या करते हो, कम्युनिकेट कर लेते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। फिल्टर्स दैट इफेक्ट द कंटेंट ऑफ अ मैसेज लाइज इन। ए ऑप्शन है द माइंड ऑफ द स्पीकर, बी ऑप्शन है द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन है द माइंड ऑफ द लिसनर या डी ऑप्शन है द माइंड ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। तो जो फिल्टर इफेक्ट दैट इफेक्ट द कंटेंट ऑफ मैसेज वो दोनों तरह से होता है, चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो लिसनर हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द इम्पार्टिंग or exchanging of information on a large scale to a wide range of people is called। तो imparting and exchanging of information on a large scale या wide range of people में हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है interpersonal communication, बी ऑप्शन है grapevine communication, सी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या डी ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन। तो जब भी हम एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन को ऑन अ लार्ज स्केल तो उसको क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इनमें से होगी? ए ऑप्शन है नॉइज, बी ऑप्शन है प्लानिंग, सी ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या डी ऑप्शन है यूज ऑफ जार्गन्स। तो जब क्लास में नॉइस होगी या जार्गन्स हो गए या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ करेंगे टीचर, तो क्या कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। पर जब एक टीचर जो है या जब आप कम्युनिकेट करोगे तो जब उसकी प्लानिंग अच्छे से हुई होगी तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, इफेक्टिव वे में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। टू इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडियाज आर। ए ऑप्शन है रेटिंग एंड ट्रैफिक, बी ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी, सी ऑप्शन है स्टॉकिंग एंड ट्रोलिंग या डी ऑप्शन है ट्रेड ऑफ्स एंड या वायरलिटी। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। तो जो एक जो नंबर है जो हमारे को फाइंड आउट करना है जिसको हम खुद से ऐड करने पे 13 बार ऐड करने पे कितना आएगा 112। सपोज़ वो जो नंबर है वो है x, उसको हम खुद से कितनी बार ऐड करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस कितनी बार, 13 बार। मतलब वो खुद तो प्लस हो ही रहा है और कितनी बार होगा 13 बार, तो टोटल कितना हो गया 14, ठीक है। और वो कितना देगा 112। तो ऑप्शंस के साथ हम इसको जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 7, 7 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो कितना आएगा 112। तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सीरीज 0 1 1 2 3 5 8 13 इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? जो ये सीरीज लिखी है हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? सीरीज में क्या हुआ है कि पहले हमने 0 और 1 को प्लस किया है तो कितना आ गया 1, फिर 1 + 1 को प्लस किया है तो आ गया 2,
फिर 1 + 2 को प्लस किया है तो आ गया 3, फिर 3 और 5, 3 2 एंड 3 को तो आया 5, 5 एंड 3 को तो 8, इस तरीके से। तो इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, चूज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो जो हमारे पास ये सीरीज़ दी गई है ये है 4, 9, 25, 49, 1 2 1 या 169। तो जब हम 4 को देखेंगे तो जो 4, जब आप इस नंबर सीरीज़ को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, सबके स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का कितना होगा? 9। और ये होगा 5 का, ये है 7 का, ये है जैसे 2 3 5 7, और ये कितने का है? 11 का, और ये कितने का है? 13 का। और जब हम देखेंगे तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, तो क्या होगा? 17। तो जब हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना होता है? 289। जब हम 17 × 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 289। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन ऑड नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। तो पहले तो मैं बताती हूँ इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर होता है 2 4 6 8, ठीक है। और नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7। इसमें आपसे पूछा है कि ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर मतलब कि जिसमें 2 4 6 8 होगा। ऐसे कितने इवन नंबर है जिनके पहले क्या होगा? इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन ऑड नंबर, जिसके पहले क्या होगा? ऑड नंबर, ठीक है। बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर, पर बाद में भी फिर से क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले जो इवन नंबर होगा उसके पहले ऑड होना चाहिए, और बाद में इवन नहीं होना चाहिए, बाद में भी क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले देखते हैं सीरीज में इवन नंबर कौन सा है? 4। तो क्या 4 के पहले इवन नंबर है? ऑड नंबर है? ये तो है ऑड नंबर, पर ये क्या है? इवन नंबर। तो ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 8। तो 8 के पहले तो इवन ही है, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो इवन नंबर है वो है 6। तो 6 के पहले कौन सा है? ऑड, और बाद में भी कौन सा है? ऑड। तो एक तो हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर है 6 के बाद कौन सा नंबर है? 2। तो 2 है इवन नंबर, और इसके पहले है 3 जो भी क्या है? ऑड, और बाद में भी क्या है? ऑड नंबर। तो 2 को भी हम कंसीडर करेंगे। फिर है 8। 8 के पहले भी क्या है? ऑड नंबर, और बाद में भी क्या है? ऑड नंबर। तो 8 को भी हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। और इसके बाद तो कोई इवन नंबर है ही नहीं। तो ये कितने नंबर हुए? 1 2 3। तो इसका 44 का जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप वीडियो को फिर से देख लो एक बार अगर आपको ये समझ नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, अमित इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड। तो हम आपको बोला है जो ये अमित है, अमित नाम का लड़का है, ये क्या है? 19th नंबर पे है दोनों तरफ से, ठीक है, स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो आपको बताने के टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। जब ये यहाँ सोचो ये है क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है? एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है? 19। तो इससे पहले कितने स्टूडेंट्स होंगे? 18। और जब एंडिंग से भी ये 19th नंबर पे है तो इस एंडिंग से कितने स्टूडेंट्स होंगे? 18। तो 18 18 और खुद भी क्या है? ये एक स्टूडेंट है। तो कितना हो जाएगा? 18 18 को क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। तो इसका जो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 37। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपको बताना है गिवन बिलो आर 2 प्रीमाइसेस एंड 4 कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम देम, सिलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स द कंक्लूजन्स वैलिडली ड्रॉन। ठीक है, इसमें आपको दिया है प्रीमाइसेस और कंक्लूजन्स, और फिर ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। पहली प्रीमाइसेस है ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल। सेकंड प्रीमाइसेस है जॉर्ज इज़ अ रिलीजियस पर्सन।
तो कंक्लूजन हमारे पास दिए हैं, तो कंक्लूजन को हम देखेंगे। जॉर्ज इज़ इमोशनल, हमारे पास बोला है कि ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल, तो जॉर्ज क्या है, रिलीजियस पर्सन, और ऑल रिलीजियस पर्सन्स क्या है हमारे पास, इमोशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल इमोशनल पर्सन्स आर रिलीजियस। ठीक है, जब हमने बोला कि ऑल रिलीजन्स कैसे हैं, इमोशनल है, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने इमोशनल होंगे वो भी कैसे सारे होंगे रिलीजियस, तो ये हो जाएगा हमारे पास गलत। थर्ड ऑप्शन है ऑल पर्सन्स आर रिलीजियस, तो हमने बात की है सिर्फ कौन से पर्सन्स की, रिलीजियस पर्सन्स की, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर रिलीजियस पर्सन कुछ पर्सन रिलीजियस हो तो सारे ही पर्सन रिलीजियस हो, ऐसा भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम रिलीजियस पर्सन्स आर नॉट इमोशनल, जब हम किसी में ऑल की बात करते हैं, जब हम ऑल की बात होती है तो हम सभी को इंक्लूड करते हैं। 100 में से कितने इंक्लूड होंगे, 100 के 100। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि 99 है या एक नहीं है, नहीं, जब ऑल बोल दिया तो 100 में से 100 ही होंगे, तो सम नहीं होगा इसमें, नॉट इमोशनल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सिर्फ करेक्ट होगा वो होगा पहला ऑप्शन, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ओनली वन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। A is sister of B, F is father of G, C is mother of B, D is father of C, E is mother of D, A is related to D as। तो इसमें क्या करते हैं हम, इन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, ड्रॉ करके भी करना चाहिए, जिससे आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। A इज सिस्टर ऑफ B, A और जो B है ये क्या है, सिस्टर्स हैं, बहनें आपस में। ठीक है, F इज़ फादर ऑफ G, इसको हम साइड में लिखेंगे, F क्या है, फादर ऑफ G। ठीक है, ये क्या इसके फादर है। C इज़ मदर ऑफ B, तो B की जो मदर है वो कौन है, C। ठीक है, D इज़ फादर ऑफ C, तो जो C के फादर हैं वो कौन है, D। E इज़ मदर ऑफ D, और जो E हैं ये मदर किसके हैं, D के। तो हमारे से पूछा क्या है कि A इज़ रिलेटेड टू D, हमारे को बताना है A कैसे रिलेटेड है किसके साथ, D के साथ, ये हमारे को क्या करना है, बताना है। तो ये इसकी B क्या है, इसकी बहन, बहन की मम्मी और उसके पापा, तो वो क्या हुए, उसके दादा। तो A कैसे रिलेटेड है D से, वो क्या है, उसकी ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर जो A है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। स्टेटमेंट दिया है हमारे पास, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन द सिगरेट पैकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर इम्प्लिसिट इन द अबव। तो हमारे पास अजम्पशंस बताइए, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें इम्प्लिसिट है। तो इसका जो हमारे पास 48 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज इम्प्लिसिट। तो जो पीपल टेक केयरफुल नोट्स ऑफ वार्निंग, ये हो जाएगी हमारे पास इम्प्लिसिट, ये राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स इन द वर्ड इंडियन रिमेन्स अनचेंज व्हेन दे आर अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इसमें आपको क्या करना है कि पहले हम इंडियन को लिख देते हैं। इसमें आपको बोला कि जब इनको अल्फ़ाबेटिकली जो इनका ऑर्डर होता है उसमें अरेंज करेंगे तो कितने वर्ड्स उसी सिमिलर पोजीशन में रहेंगे। तो जब हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, ए के बाद क्या आएगा, डी, फिर आएगा आई एंड फिर आएगा डबल एन। तो हम देखेंगे कि ये भी सेम पोजीशन पे नहीं हुए हैं, ये भी नहीं है, ये थर्ड भी नहीं है, ये एक है, ये भी नहीं है, और ये है। तो ये 2 लेटर्स हैं जो कि उसी ऑर्डर में रहेंगे, आई एंड एन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड टू मैन इन द सेम वे एंथ्रोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट। ए ऑप्शन है नेचर, बी ऑप्शन है एप्स, सी ऑप्शन है वायरस हिस्ट्री, या डी ऑप्शन है पोइम्स। तो जो एंथ्रोलॉजी होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ शॉर्टर वर्क, जिसमें आप छोटे काम करते हो, जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज़ होगी या शॉर्ट नोवेल्स हो गए, तो वो किससे रिलेटेड होगा, जैसे कि पोइम्स भी क्या होती है, शॉर्ट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास HP सेट 2019 के 50 क्वेश्चन जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया
और डिस्कस किया कि इनमें से कौन से टॉपिक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सेट की एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ मिल जाएगी, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और उनके ऑप्शंस को भी डिस्कस किया है, जो कि आपके सेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के लिए क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो आप उन प्रैक्टिस सेट को एक बार खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और उन वीडियोस को देखिए और अपनी प्रिपरेशंस का आप एनालिसिस कर सकते हैं, सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं कि आपकी जो आपकी तैयारियां हैं वो अच्छी नहीं है, या आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अच्छा स्कोर करने के लिए, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की अच्छा स्कोर करने के लिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हमारी वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो और हमारी वीडियो के रिव्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।